हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। वो क्या है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो वो दवाएं जो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कितनी रेंजिंग है, क्या तरह का इसका क्लासिफिकेशन है, टाइप्स, और उसका क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर। तो उसको हम यहाँ पे अब रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दवाओं की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके डोजेज, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। और इसके रिलेटेड जो बीमारी की जो डिटेल है वो हम लोगों ने फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है वो वाली वीडियोज़, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके फार्मेकोथेरापेटिक वाली जो लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। वरना तो पता चला कि एक ही चीज़ को हम लोग वहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और टाइम इतना है नहीं अपने लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, और हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए जो दवाएँ दी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक। अब वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की ये क्या है? क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन है। ये हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन नहीं, याद रखिएगा, ये एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो सबसे पहला क्या है? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स, अभी यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, अभी इसकी डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? डायूरेटिक्स। अब ये तीन तरह का होता है। एक होता है थायाजाइड्स, इसके एग्जांपल क्या है? क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स और क्लोरथालिडोन। ये फेमस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और क्या? क्लोरथालिडोन। तीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं। इनके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने हर एक में सिर्फ 2 और 3 जो काफ़ी मतलब फेमस हैं, जो ज़्यादा यूज़ होती है, उसी को हमने लिया है, ठीक। दूसरा क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोनोलेक्टोन और अमीलोराइड। तीसरा है लूप डायूरेटिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूरोसिमाइड और ब्यूमेटानाइड। और दूसरा जो टाइप है क्लासिफिकेशन में वो क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से बताया था आपको फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको रोका जाता है, क्या है ये सिस्टम पूरा। तो इसका एग्जांपल क्या है? कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। और तीसरी जो टाइप है क्लासिफिकेशन की वो क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड आप ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लोसार्टन और वल्सार्टन। और चौथी जो टाइप है वो क्या है? एडिनर्जिक ड्रग्स। ये जो एडिनर्जिक ड्रग्स हैं इसमें सेंट्रली एक्टिंग आता है, फिर उसमें क्या न्यूरॉन ब्लॉकर आता है, लेकिन वो सब इतना यूज़ नहीं होती हैं, तो मैंने सीधे इसमें जो मेन है वो ले लिया है। क्या है? अल्फा ब्लॉकर। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्राजोसिन और डोक्साजोसिन। तो अब ये जो अल्फा है इसका भी क्या है? अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर आता है, ऐसे ही अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर आता है, अल्फा 1 एंड सेकेंड नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर आता है। तो ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब ऐसे ही क्या है? बीटा ब्लॉकर है। एडिनर्जिक में क्या है? बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है? एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। और क्या है? अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। तो उसका एग्जांपल क्या है? लेबेटालोल और कार्बिडिलोल। और क्या है? पांचवी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वेरापामिल इसका एग्जांपल है, अमीलोराइड और निफिडिपिन। और एक क्लासिफिकेशन है वो है वेसोडाइलेटर्स। उसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलाजिन। तो ये क्लासिफिकेशन आपको इतना याद रहना चाहिए। अब ये जितनी क्लासिफिकेशन है इनको हम लोग हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे, और हर अलग अलग क्या है टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन है उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके डोजेस क्या है वो सब हम लोग अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है? डायूरेटिक्स। अब ये जो डायूरेटिक्स हैं ये भी क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये क्या करती हैं? तो जो ब्लड का वॉल्यूम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या है ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम कर देती है। मान लीजिए किसी के बॉडी के अंदर अभी 6 लीटर ब्लड है, तो ये क्या करेंगी? कम कर देंगी, 5.5 कर देंगी, सपोज दैट। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा
तो फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ठीक, तो अब ये क्या करती हैं, तो ये यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है, वाटर लॉस करवाती हैं, यूरिनेशन को बढ़ाती हैं, वाटर लॉस करवाती हैं, तो उसकी वजह से फिर ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो है ना, ये दीज आर यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग, ये जो है ना नॉर्मली फर्स्ट लाइन ड्रग है, यानी जब क्या कहते हैं किसी का हाइपरटेंशन थोड़ा लो क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या कहते हैं एसेंशियल टाइप का है, नॉर्मल टाइप का ब्लड प्रेशर है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब ये डायूरेटिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 तरीके, हालांकि 4 तरीके का है, लेकिन हमने 3 पढ़ा है। एक होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। 3 मेन है इसके, है थायाजाइड्स, दूसरा क्या है लूप डायूरेटिक्स, और तीसरा है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ठीक, तो अब जो थायाजाइड्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरथायाजाइड क्या है, और इसका जो डोज है वो कितना है, 125 mg से 500 mg पर डे आप दे सकते हैं। ऐसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है तो 12.5 mg से 50 mg पर डे दे सकते हैं। ठीक, अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे वर्क ऑन किडनी, ये क्या करते हैं, किडनी पे काम करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसके पीटीसी पे काम करते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किडनी के बारे में पढ़ा होगा और नेफ्रॉन को पढ़ा होगा, तो नेफ्रॉन में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो मेन चीज़ है उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आपका नेफ्रॉन है, क्या है, ये आपका नेफ्रॉन मैंने बना दिया ऐसे ही नॉर्मल सा। ठीक है, तो ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन आपका, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को छान छान के बाहर कर देता है, जैसे कि बहुत सारा वाटर भी बाहर कर देता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, सोडियम को बाहर कर देता है। ठीक है, क्या करता है, सोडियम को बाहर कर देता है, ऐसे ही कैल्शियम को बाहर कर देता है, ऐसे ही ये क्या करता है, पोटाशियम को बाहर कर देता है, क्लोरीन को बाहर कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर वापस से क्या होती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ में आ रही बात, ये तो क्या करता है, छान छान के बाहर कर देता है, लेकिन ये सारी चीजें फिर से वापस रीएब्जॉर्ब होती हैं। समझ में आ रही बात, क्या होती हैं, रीएब्जॉर्ब होती हैं। तो अब ये जो दवाएं हैं ना, इन्हीं रीएब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। समझ में आ रही बात। अब ये जो डायूरेटिक्स हैं वो क्या करती हैं, ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी को रोकने का काम करती हैं ये जो डायूरेटिक्स हैं। ठीक है, अब जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाती हैं यूरिनेशन के थ्रू, और अगर रीएब्जॉर्प्शन होता है तो वापस से क्या है, ब्लड के अंदर पहुंच जाती हैं सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जिससे सोडियम हो गया तो सोडियम की वजह से ब्लड वेसल्स उनका कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से ब्लड क्या है, उसकी वजह से भी क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब देखिए इसमें 3 चीज़ें आपने 3 टाइप पढ़े हैं। एक होता है थायाजाइड, क्या पढ़ा आपने, एक थायाजाइड पढ़ा है, दूसरा आपने पढ़ा लूप डायूरेटिक्स। ठीक, और तीसरा पढ़ा आपने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। 3 तरीके का आपने डायूरेटिक पढ़ा। तो अब देखिए एक होता है यहाँ पे इसमें पीसीटी, क्या होता है, पीसीटी प्रोक्सिमल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या, पीसीटी। तो जो थायाजाइड्स है वो पीसीटी पे काम करता है। ठीक है, पीसीटी पे यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। और जो लूप डायूरेटिक्स है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। ठीक, तो ये जो लूप डायूरेटिक्स है वो यहाँ पे काम करता है और यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। और तीसरा होता है जो आपने पढ़ा पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, तो वो क्या, कहाँ पे काम करता है, वो डीसीटी पे काम करता है। किस पे, डीसीटी। तो ये डीसीटी ऊपर वाला हिस्सा होता है डीसीटी, इसका मतलब होता है डिस्टल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स। तो ये जो आपका पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स वो यहाँ पे काम करता है और क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है और पोटेशियम को क्या है, रीएब्जॉर्ब करवा देता है, पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देता है। समझ में आ रही बात, ये याद रखिएगा इस वाले में। पोटेशियम जो तीसरी टाइप है डायूरेटिक्स की, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, समझ में आ रही बात। तो वो ये उसमें पोटेशियम जो है, पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो थायाजाइड्स है और लूप डायूरेटिक्स है, इनकी वजह से जितने भी हैं, चाहे वो क्या सोडियम हो, क्लोराइड हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, ये सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, पोटेशियम को रोक के रखता है। समझ में आ रही बात, ये पोटेशियम को रोक के रखता है। कौन, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का मतलब ही यही है। पोटेशियम स्पेरिंग का मतलब बचा देना, माफ कर देना, छोड़ देना। तो ये पोटेशियम को छोड़ देता है और इनकी वजह से जो निकल गए, जो कमी आ गई है, उसको भी पूरा करने का काम कौन करता है, पोटेशियम। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलेक्टोन। ठीक, समझ में आ रही बात। अगर पोटेशियम की कमी होती है तो आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब उससे नुकसान हो जाता है, बदन में एकदम दर्द होने लगता है, बदन में अकड़ आने लगती है, बदन टूटने लगता है, फटीग होती है उसमें। समझ में आ रही बात। तो ये जो तीसरा वाला है वो कहाँ पे काम करता है, डीसीटी। इतना मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं हम लोग असल क्लासिफिकेशन पे।
तो आपने 3 तरह का पढ़ा ना, तो एक क्या है थायाजाइड्स, इसका एग्जांपल पढ़ लिए। तो ये कहाँ पे काम करता है थायाजाइड, तो ये करता है पीसीटी, पीसीटी है ना प्रोक्सिमल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे काम करता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये आपका नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के पीसीटी पे काम करता है एंड रेड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, पोटाशियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोक देता है। 10 प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी के जो फ्लूइड्स है उनको निकालने को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलवाता है। कौन, थायाजाइड। बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो जब ज़्यादा निकलते हैं तो क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, और जो ये सोडियम है, इस सोडियम को भी बाहर निकलवाता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम रिलैक्स दी बॉडी ब्लड वेसल्स आल्सो, तो जो जो क्या कहते हैं, जो सोडियम है अगर वो बाहर निकलता है तो उससे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और सोडियम की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो ब्लड वेसल्स जो हैं, यानी जिसके अंदर ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, जब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, एंड लोअर दी ब्लड प्रेशर, और क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। कैसे, जब सोडियम क्या है, सोडियम जब बाहर निकलता है तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक, तो ये पहला टाइप हो गया आपका। अब जो दूसरा है वो क्या है, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। आप मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, पोटाशियम स्पेरिंग का मतलब ये होता है, समझिए जो किसी चीज़ को रोक के रखे, माफ़ कर दे, बचा ले। ठीक है, तो ये क्या करता है, पोटाशियम को बचा लेता है, समझ रहे हैं, उसको रीअब्जॉर्ब होने देता है, यानी उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है। कौन, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन। तो कितना यूज़ होता है, तो 25 से 50 ml पर डे यूज़ करा सकते हैं आप। ठीक, ऐसे ही अमाइलोराइड 5 से 10 mg क्या है, पर डे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कहाँ पे, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका यहाँ से समझ लीजिए, क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो दे वर्क ऑन किडनी, तो ये भी किडनी पे काम करता है, और कहाँ पे काम करता है, एट DCT ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो मैंने दिखाया ना, DCT यानी डिस्टल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स, उस पे काम करता है एंड रेड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ये क्या करता है, रोकता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन रोकता है, यानी वापस से सोडियम ब्लड में नहीं जा पाता है। ऐसे ही क्लोराइड को भी नहीं जाने देता है। लेकिन 10 प्रोमोट दी, इसमें देखिए आप, सिर्फ इसमें हमने सोडियम लिया, क्लोराइड लिया, पोटाशियम हमने नहीं लिया इसके अंदर। ठीक, 10 प्रोमोट दी एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी के, तो इस तरीके से बॉडी के फ्लूइड को क्या करता है, ये एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकालता है बॉडी से। तो इस तरीके से बॉडी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, थोड़ा सा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और क्या करता है ये, इट प्रिवेंट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम। ये देखिए मैंने इसको कलर बदल दिया ताकि आपको याद रहे। तो ये पोटाशियम का जो एक्सक्रीशन है उसको रोकता है, यानी पोटाशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है। एंड करेक्ट दी पोटाशियम लॉस कॉज्ड बाय द अदर डायूरेटिक्स, और जो दूसरे डायूरेटिक्स हैं उनकी वजह से पोटाशियम का जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसको सही करने का काम करता है, यानी उसको मैनेज कर देता है ताकि बॉडी के अंदर फटीग ना हो, दर्द ना हो। तीसरा जो है वो क्या, लूप डायूरेटिक्स। ये कहाँ पे काम करता है, लूप ऑफ हेनली, जो नीचे वाला हिस्सा था वहां पे ये काम करता है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूरोसिमाइड। ये कितना यूज करते हैं, तो 20 से 80 mg पर डे यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, ब्यूमेटानाइड, तो 0.5 से 2 mg पर डे यूज कर सकते हैं। तो ये भी कहाँ पे काम करता है, तो ये भी किडनी में काम करता है, किडनी पे काम करता है। और कहाँ पे करता है, लूप ऑफ हेनली, जो लूप ऑफ हेनली वहाँ पे काम करता है नेफ्रॉन का। ठीक है, एंड रेड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको रोक देता है। पोटाशियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो ये जो आपका थायाजाइड्स है और जो लूप और डायूरेटिक्स हैं, ये दोनों क्या है, पोटाशियम को भी निकाल देते बाहर। लेकिन ये वाला जो है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, वो पोटाशियम को बाहर नहीं निकालता है। ठीक, और इस तरीके से क्या करता है, ये बॉडी फ्लूइड को कम कर देता है, और फिर उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये डायूरेटिक्स यूज होते हैं, तो एक तो हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव में आ रहा है तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही एडिमा को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। एडिमा मतलब जैसे कि कहीं पे पानी भर गया, जैसे पैरों में क्या है, जब किसी के हार्ट में दिक्कत होती है, जैसे कि मान लीजिए जो उसके वॉल्व से मिट्रल वॉल्व हैं,
तो अगर उसमें दिक्कत होती है तो पूरा क्या है, ब्लड वापस नहीं आ पाता है। समझ में आ रही? तो जो बॉडी के अलग पूरे फ्लूइड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए पैरों में जो ब्लड गया हुआ है तो वहाँ से पूरा फ्लूइड वापस नहीं आ पाता है, बहुत सारा वहीं पर रुक जाता है, तो पैर उनके क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिसको ये दिक्कत होती है हार्ट के अंदर, जिसको हार्ट फेलियर का एक टाइप होता है कि जो मिट्रल वॉल्व उसमें दिक्कत हो गई तो पूरी तरीके से फ्लूइड वापस नहीं आ पाता, तो उसमें पानी भर जाता है। तो ऐसी दिक्कत में भी ये दवाएं क्या करते हैं, देते हैं डायूरेटिक्स, उसमें खास तौर से स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं कि पोटाशियम ना निकले, बाकी जो फ्लूइड वो निकल जाए, तो पैर का सूजन खत्म हो जाता है। और भी कहीं पे ऐसे सूजन है, मान लीजिए लंग्स के अंदर एडिमा हो गया, पानी वहाँ पे भर गया, तो उसको भी निकालने के लिए दवाएं क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो एडिमा में यूज़ होती हैं। और किस में यूज़ करते हैं इसको, डायबिटीज़ में भी ये दवाएं यूज़ होती हैं। इस तरीके ये क्या करती हैं, फिर वहाँ से ग्लूकोज को बाहर निकालने का काम करती हैं। ऐसे ही कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में ये दवाएं यूज़ होती हैं। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब हमारा हार्ट का जो मतलब जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरीके से जोर नहीं लगा पाता, पूरी तरीके से क्या है, पंप नहीं कर पाता, उसके अंदर समझ लिए कि कोई बीमारी हो जाती है, तो हार्ट के जो मसल्स उसमें दिक्कत आती है, पूरी तरीके से वो ब्लड को क्या है, पंप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो दिक्कत होती है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, ताकि ब्लड का फ्लूइड कम हो जाएगा, तो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी हमारे हार्ट को। ऐसे ही इसको क्या है, हाइपर कैल्सीमिया में भी यूज़ करते हैं, यानी किसी के बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, उसको बाहर निकालना है, तो ये वाली दवा देंगे तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सर्टेन किडनी डिसीज, कुछ खास टाइप की किडनी की बीमारियां हैं जिसमें इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही लिवर सिरोसिस में भी इसको यूज़ करते हैं, लिवर डैमेज हो गया है तो भी उसमें इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो तीनों डायूरेटिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो हाइपोकैलेमिया में यूज़ नहीं करेंगे। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है जब किसी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो उस कंडीशन में ये दवाएं यूज़ नहीं करेंगे। पता चला कि पहले से उसको पोटेशियम की कमी है और आपने क्या है, क्लोरथायाजाइड दे दिया, तो और ज़्यादा पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो आदमी क्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। ऐसे ही हाइपोटेंशन है अगर किसी को, तो उसमें भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि ये तो एंटी हाइपरटेंसिव है। अगर मान लीजिए किसी को, मान लीजिए एडिमा के लिए आप वो वाली दवा दे रहे हैं और उस आदमी का हाइपोटेंशन है, यानी उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो और ज़्यादा लो हो जाएगा, तो गिर जाएगा धड़ाम से वो। तीसरा क्या है, हाइपोनेट्रेमिया में इसको यूज़ नहीं करेंगे। हाइपो का मतलब होता है समझिए कमी है किसी के अंदर, ठीक है, और नेट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम। तो सोडियम की कमी अगर किसी के अंदर है तो उस कंडीशन में भी दवाएं यूज़ नहीं करेंगे, वरना और ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इसके डोजेस क्या है, तो डोजेस मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ऊपर में इसके डोजेस बता दिया हूँ, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये दूसरी टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल क्या है, कैप्टोपिरिल और रेमिप्रिल, ठीक। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये जो डायूरेटिक्स हैं वो भी फर्स्ट लाइन में यूज़ होती हैं। फर्स्ट लाइन मतलब जैसे कि मान लीजिए 5-6 क्लासिफिकेशन है, तो इनमें से कौन सी दवा आप यूज़ करेंगे, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन मतलब पहले इनको हम लोग देते हैं। अगर इससे आराम नहीं मिलता है, इससे उनका हाइपरटेंशन ठीक नहीं होता है, तब हम लोग सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये मतलब होता है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, वेसो डायलेशन करते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, उससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक, दोनों तरह के ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, लो हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो को क्या करता है, बढ़ा देता है। किधर, तो जो हमारा किडनी है वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। ऐसे जो कोरोनरी आर्टरीज है, हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। और क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इट प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो ये जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ये समझ लीजिए पूरा यहाँ तक। इसको ACE और I बोलते हैं, ठीक है। ACE का मतलब हो जाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक। ये एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ये पूरा ACE एक ऐसा एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, ठीक है। एंजियोटेंसिन है तो कहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। कौन करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अब ये जो दवा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ये क्या है, इनहिबिटर है। तो इस एंजाइम को, जो ये ACE एंजाइम है, उसको ये रोक देता है। अब अगर ये जो एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में अगर कन्वर्ट होता है, समझ में आ रही बात,
अगर एंजियोटेंसिन जो है अगर वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद जाके वो क्या करता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, सुकड़ा देता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी दवा हम लोग देते हैं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो काम न कर सके। जब ये काम नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन क्या है, फर्स्ट जो एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा तो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यही है। तो अब ये जो दवा है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एंजाइम फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, तो ये जो दवा है वो इस एंजाइम को रोकता है। ये जो एंजाइम है कौन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको ये दवा रोकती है। कौन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये इनहिबिटर वाली जो दवा है वो इस एंजाइम को रोकती है। किस बात से रोकती है, फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड, यानी एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने से रोकती है ये वाली दवा। अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो दे आर यूज्ड टू ट्रीट फॉलोइंग डिसीज। तो ये नीचे वाली जो बीमारियां इनको ठीक करने के लिए ये दवाएं देते हैं। तो इसको देते हैं हम लोग हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर को ये क्या करेगा, लो कर देगा, इसलिए कि वेसो डायलेशन कर देगा। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता है, डायलेट कर देता है। ये क्या करता है, डायलेट कर देता है। ठीक है, जो डायलेट होंगे तो ब्लड का फुल जो मतलब ब्लड का प्रेशर है वो लो हो जाता है। ऐसे ही इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में। कहाँ पे, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट जो मसल्स जो हैं वो पूरी तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आगे जो आर्टरीज हैं जहाँ पे इसको पंप करना है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, रास्ता तंग है, तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और इतनी ताकत क्या है, हार्ट लगा नहीं पा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ऐसी कंडीशन में भी देंगे, तो ऐसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसको देते हैं। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा हमारे हार्ट को। ऐसे ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको देते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी पूरी तरीके से उनको क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि जो मतलब ब्लड वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हों और ब्लड पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे हैं हार्ट के मसल्स तक, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग देते हैं। तो ये क्या करता है, डायलेट कर देगा, तो ब्लड पूरी तरीके से ब्लड का फ्लो क्या है, हार्ट की तरफ बढ़ जाता है। और किस में देते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है, तो इसका नेफ्रोपैथी का मतलब ये होता है कि नर्व जो है, हमारे जो नर्व्स हैं वो क्या हो, डैमेज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। तो नेफ्रोपैथी में इसको देते हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से जब नर्व डैमेज हो जाते हैं तब भी ये हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देते हैं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसको हम लोग कब नहीं देते हैं, तो एंजियो एडिमा में नहीं देते हैं। किसमें, एंजियो एडिमा में। एंजियो एडिमा क्या होता है कि एडिमा का मतलब ये समझिए कि सूजन। ठीक है, एडिमा का मतलब समझिए कि सूजन वगैरह है। तो एंजियो एडिमा ऐसा मतलब सूजन होता है जिसमें दर्द नहीं होता है। मान लीजिए जो लिप्स हैं उसमें सूजन हो गया, ऐसे ही जो स्किन है उसमें सूजन हो गया, माउथ में सूजन हो गया, थ्रोट में सूजन हो गया, नोज में सूजन हो गया, लेकिन दर्द नहीं होता है। जिस सूजन के अंदर दर्द नहीं होता उसको बोलते हैं एंजियो एडिमा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये दवाएं नहीं दी जाएंगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में एंजियो एडिमा में ये दवाएं क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना है, नहीं दी जाएंगी। हाइपर सेंसिटिविटी टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, कोई ऐसा है जिसकी वजह से क्या उसको बहुत जल्दी एलर्जी हो जा रही है इस दवा की वजह से, तो भी ये दवाएं नहीं देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे ही इन सिंगल किडनी पर्सन, किसी आदमी के पास एक ही किडनी या किडनी खराब हो गई है तो उसको भी ये दवाएं क्या है, नहीं देंगे। इनके डोजेस क्या हैं, तो कैप्टोप्रिल 25 से 100 mg पर डे दे सकते हैं। रेमिप्रिल तो 2.5 से 20 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे लो सार्टन 25 से 100 mg दे सकते हैं। वॉल सार्टन 80 से 320 mg पर डे दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा किसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। अब एक क्लासिफिकेशन आपने और पढ़ा था, एंजियोटेंसिन सेकेंड। क्या पढ़ा था, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो उसका भी जो मतलब फंक्शन है तकरीबन इसी की तरह से है। समझ में आ रही बात। तो एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का जो हम लोगों ने पढ़ा, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस
तो ये जो चीज़ें हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो उसका भी सब चीज़ें क्या है उसी की तरीके से हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, आप उसी पे क्या है उसको भी मान लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने उसके क्या है जो डोजेज हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, लो सार्टन और वल्सार्टन, ये क्या है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर के एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी जो एंजियोटेंसिन सेकेंडरी रिसेप्टर ब्लॉकर को अलग से हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो कुछ पढ़ा है वो सेम इसका भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ये क्या होता है, एड्रीनलिन क्या होता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। समझ में आ रही बात कि अल्फा रिसेप्टर क्या होता है, बीटा रिसेप्टर क्या होता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक। तो एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज होती है, उसमें उनमें से एक क्या है अल्फा ब्लॉकर, उसका एग्जांपल क्या है प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, योहिम्बिन, फेनोक्सीबेंजामिन, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं अल्फा ब्लॉकर में, ठीक। तो ये दीज आर नॉट प्रीफर्ड फॉर नॉर्मल हाइपरटेंशन, तो जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं ये नॉर्मल टाइप का, अगर एसेंशियल टाइप का किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, दे आर यूज टू ट्रीट स्पेशल कंडीशन, ये कि जब स्पेशल कंडीशन होती है, कुछ अलग टाइप की सीरियस डिसीज होती है हाइपरटेंशन की, तब उसमें अल्फा ब्लॉकर हम लोग यूज करते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो ये क्या करता है इफेक्ट ऑन सीवीएस, तो ये हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उस पर काम करता है, तो क्या करता है हाइपोटेंशन करता है, फॉल इन बीपी, तो हाइपोटेंशन करता है तो उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, ठीक। और ये हमारे आंखों पे काम करता है, तो मियोसिस कराता है, मियोसिस का मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है हमारे आंखों के अंदर। दूसरा क्या है नेजल कॉन्जेशन कराता है, नेजल कॉन्जेशन का मतलब नाक जो जाम हो जाती है, तो इसकी वजह से नाक भी क्या हो सकती है जाम हो सकती है। ऐसे इनहिबिट इजैकुलेशन, ये इजैकुलेशन को क्या करता है इनहिबिट करता है। इजैकुलेशन का मतलब ये कि आदमी जब सेक्स वगैरह करता है तो उसका जो सीमेन है वो निकलता जो है उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन, तो ये क्या करता है उसको रोकता है। यानी अगर कोई आदमी ये जो अल्फा ब्लॉकर जो दवाएं हैं वो खाता है तो उसका इजैकुलेशन जल्दी से नहीं होगा, यानी उसकी समझ लीजिए टाइमिंग बढ़ जाएगी। पांचवा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है, यानी उसका जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है उसको बढ़ा देता है। ये इसके इंडिकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, तो टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही कहाँ पे यूज़ होता है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। ऐसे ही कहाँ पे यूज़ होता है माइग्रेन के अंदर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो अल्फा ब्लॉकर से कहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, तो ये हेपेटिक एंड रीनल डिसीज़, यानी किसी को लीवर की दिक्कत है या किडनी की प्रॉब्लम्स है तो उसमें यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे पेप्टिक अल्सर है यानी जीआईटी के अंदर अल्सर है तो उसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर किसी को ड्रग से एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है तब भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। और क्या है कोरोनरी आर्टरीज डिसीज़, जो हमारे हार्ट के जो हमारे हार्ट की आर्टरीज हैं, जो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर दिक्कत है तो वहाँ पे भी इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसका डोजेस क्या है, तो 1 से 15 mg पर डे यूज़ कर सकते हैं प्राजोसिन को, और डोक्साजोसिन जो है 1 से 20 mg पर डे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी जो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स में वो क्या है बीटा ब्लॉकर्स, क्या है बीटा ब्लॉकर्स। इसको बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, कई बार ये आ चुका आपको, आप अब तक तो आपको ये याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो दे आर इफेक्टिव इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो ये कह रहे हैं कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो किसी भी टाइप का हाइपरटेंशन है, यानी नॉर्मल है उससे ऊपर है और हाई लेवल का है, ठीक है, क्राइसिस वाला है, तो किसी भी कंडीशन में है तो हर टाइप के क्या है हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में बीटा ब्लॉकर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करता है डिक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को कम कर देता है, ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, ये ऐसे वेसोडाइलेशन कराता है, ये करता है ऐसे लोअर ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, ठीक है, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब इसको कहा जाता है चेस्ट का दर्द, सीने का दर्द, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं जब उनको क्या है ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती है, एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है वो डेथ होना लगता है उनका, वो मरने लगते, काम नहीं कर पाते, तो उसमें दर्द होता है बहुत, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइना।
ठीक है, तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही कार्डियक अरेथमिया में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अरेथमिया का मतलब ये जो हार्ट रेट है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है, मतलब एक उसमें रिद्म में नहीं रहता है। ठीक है, कभी क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही माइग्रेन में भी इसको यूज़ किया जाता है, माइग्रेन आधे सर का दर्द। ऐसे एंजाइटी में यूज़ करते हैं। ऐसे ही पार्किंसंस डिसीज़ में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये माइग्रेन, पार्किंसंस डिसीज़, एंजाइटी सारी बीमारियां मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नेजल कंजेशन, यानी अगर किसी का नाक जाम है और ये दवा कर देंगे तो और ज़्यादा क्या है उसकी नाक जाम हो जाएगी। ऐसे ही हेडेक अगर किसी को है नॉर्मल टाइप का तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही डिप्रेशन वाले को नहीं देंगे। ऐसे ही हेपेटाइटिस है कि किसी को लीवर में इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको नहीं देते हैं। इसके डोजेस क्या है, तो एटिनोलोल 25 से 100 mg पर डे यूज़ करा सकते हैं। प्रोप्रानोलोल है तो 80 से 240 mg हर 12 घंटे के हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, 80 से 240 mg जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से 12 घंटे के बाद ये दवा दे सकते हैं। अब एक टाइप है एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, उसमें क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स है, यानी ये जो दवाएं हैं वो अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, बीटा रिसेप्टर को भी क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। उसका एग्जांपल क्या है, लेबेटालोल और कार्विडिलोल। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो ये भी हार्ट रेट को कम कर देता है, वेसोडाइलेशन कराता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करता है। क्या करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, यानी आदमी का जो पेनिस है उसमें क्या इरेक्शन नहीं होगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा सही से, यानी आदमी सेक्स करने के लायक नहीं रहेगा जब तक ये दवा खाएगा। अगर इस दवा का ये इफेक्ट हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, किसी किसी में इसका इफेक्ट दिख सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। और क्या, लोअर ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ये लो कर देता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये, तो हाइपरटेंशन में यूज़ होगा, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होता है, कार्डियक अरेथमिया में यूज़ होता है, माइग्रेन में यूज़ होता है। ठीक है, एंजाइटी में यूज़ होता है, ऐसी पार्किंसंस डिसीज़ में, और ग्लूकोमा में भी यूज़ होता है, और किसमें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देंगे। ऐसी किसी को ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, जो उसका ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, पूरी तरीके से एयर का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं देंगे। सीवियर लिवर डिसीज़ अगर किसी को, तो तब भी उसको हम लोग क्या है, लीवर की दिक्कत है बहुत तगड़ी वाली, तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे किसी का हार्ट रेट स्लो है, यानी हार्ट रेट डाउन है, तो भी उसमें ये दवाएँ नहीं देंगे। इसके डोजेस क्या हैं, कार्विडिलोल के तो 12 से 12.5 से 50 mg पर डे दे सकते हैं कार्विडिलोल को, और लेबेटालोल को 200 से 800 mg पर डे दे सकते हैं। अब एक टाइप है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसको याद रखिएगा, बहुत यूज़ होने वाली दवा है। क्या, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वेरापामिल, अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन, और भी कई सारी डिपिन करके आती हैं इसकी। ठीक है, तो दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एज फर्स्ट लाइन ड्रग। तो ये क्या, कॉमनली ये यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, यानी इसको शुरू में आप दे सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड सेफली इन पेशेंट हैविंग अस्थमा। और ये वाली जो दवा है ना, अगर किसी को अस्थमा है और उसका हाइपरटेंशन भी है, ठीक है, जैसे कि वो बीटा ब्लॉकर्स जो थी उनको अस्थमा वाले को देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को अस्थमा है, ऐसे ही हाइपरलिपिडेमिया है, ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस है, और रीनल डिसफंक्शन है, यानी किडनी में प्रॉब्लम है, तो इन सब बीमारी अगर किसी को है तब भी आप क्या है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं उसका हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, रिलैक्स ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन को कम कर देता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। और क्या करता है, स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको थोड़ा सा ये स्लो करता है। आपने पढ़ा होगा एवी नोड, एसए नोड, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद क्या है, ब्लड क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, तो उस वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट के अंदर उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। इस तरीके से क्या होता है, हार्ट का रेट, हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक, तो जब ये डाउन होता है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, डाउन हो जाता है। अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं, तो दे कैन बी यूज्ड इन पेशेंट हुम बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड।
ठीक है, जिसमें बीटा, तो आप ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं आप उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जिनको आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रही है? जिसमें बीटा ब्लॉकर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड मना है, उनका हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से दे सकते हैं। ऐसे इसको एंजाइना पेक्टोरिस में भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए और एरेथमियास को भी ठीक करने के लिए दे सकते हैं, यानी हार्ट रेट क्या है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सीवियर अस्थमा, समझ में आ रही बात, किसमें, सीवियर अस्थमा, यानी अस्थमा बहुत तगड़ा है तब, एक नॉर्मल टाइप का अस्थमा है तो उसमें तो दे सकते हैं, समझ में आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्थमा है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, तो उसमें देंगे तो क्या है, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो और ज़्यादा वो खतरनाक हो जाएगा, तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही विद बीटा ब्लॉकर्स, यानी अगर किसी की बीटा ब्लॉकर से दवाएं चल रही हैं तो उसी के साथ में आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं देंगे। ऐसे ही इन पेशेंट हैविंग हाइपर सेंसिटिविटी टू इट, यानी किसी को इससे अगर एलर्जी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, कुछ लोग होते हैं उनकी अलग अलग एलर्जीज बन जाती हैं, यानी वो दवा खाएंगे तो उनको एलर्जी हो जाती है फ़ौरन, तो ऐसी दवा नहीं दिया जाता उनको। तो अगर किसी को इससे क्या है, एलर्जी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, तो उसको भी ये दवा नहीं देंगे। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो वेरापामिल कितना 120 से 360 mg पर डे दे सकते हैं। अम्लोडिपिन के तो 200 के अम्लोडिपिन जो है तो 2.5 से 10 mg पर डे दे सकते हैं। नीफेडिपिन है तो 30 से 60 mg पर डे दे सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन और रह गया है, वो क्या है, वेसोडाइलेटर्स, तो ये नाम से मालूम है कि ये क्या करेंगे, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलाजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो ये एग्जांपल किसके, वेसोडाइलेटर्स के। दे में बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस, तो ये जो दवा है ना, अगर किसी को हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें क्या वेसोडाइलेटर्स, ये क्या कहता है, हाइड्रोलाजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये दवाएँ यूज़ की जाती हैं। बिकॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका जो एक्शन है वो क्या है, बहुत फास्ट है, तुरंत ये क्या है, काम करती हैं। दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, और ये जो दवाएं हैं प्रेगनेंसी में भी क्या है, सेफ हैं, प्रेगनेंसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है इनसे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे रिलैक्स दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स डायरेक्टली, तो ये जो ब्लड के हमारे वेसल्स का जो वॉल है, ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है, तो इसके जो वॉल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स के जो वाल हैं इसको क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो क्या है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है उससे कम हो जाता है। इंडिकेशन क्या है इसका, तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर, अगर किसी का हार्ट फेल की प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं देंगे। कोरोनरी आर्टरीज डिसीज अगर, तो उसमें भी ये दवाएं नहीं देंगे। कोरोनरी आर्टरीज आप जानते हैं, हार्ट वाली जो मतलब आर्टरीज होती हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इसके डोजेस क्या है, तो हाइड्रोलाजीन जो है वो 25 से 100 mg पर डे देंगे। ऐसे ही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है तो 0.25 से 1.5 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से IV रूट से दे सकते हैं, IV इन्फ्यूज़न के थ्रू इसको दे सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए किसी का हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू ये दवा देंगे, कौन सी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक, तो कितना देंगे, 0.25 से 1.5 mg पर kg के हिसाब से क्या है देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बार दिया, 1 मिनट में इतना दिया तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर अगले मिनट में भी क्या है उसको इतना दे सकते हैं, तो इस तरीके से IV रूट से इसको दिया जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।